सफर कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद। वैसे डॉक्टर दिनेश चंद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कहते हैं लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो ये जीतने वालों में से है, हारने वालों में से नहीं है। जब कोरोना काल की त्रासदी से हर व्यक्ति परेशान था, हताश था, निराश था, उस समय ये काल प्रेरणा जैसी पुस्तक की रचना करने में लगे हुए थे। तो हम ज्यादा समय नहीं लगाते हैं और मुद्दे पे आते हैं। हम उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उनकी जो शुरुआती जीवन का सफर था वो कितना आसान था या मुश्किल भरा था। तो सबसे पहले आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं उतना बड़ा नहीं जितना आप मान रहे हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने की जो आजादी है उस संविधान के प्रति मैं नमन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि हमारा प्रारंभिक जीवन ग्रामीण क्षेत्र का है और प्रारंभिक शिक्षा भी अपने गांव से ही है, जनपद बिजनौर से। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत हम लोग तंगहाली में रहे या परेशानियों में रहे, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप जो सुख सुविधाएं आगे बढ़ने के लिए होती थी वो नहीं थी, लेकिन अभाव भी नहीं था। जो मेन कारण है जो आज मैं बताना चाहूंगा कि उस समय पढ़ाई के प्रति उतनी संवेदनशीलता पश्चिमी क्षेत्र में नहीं थी और वहाँ जो पढ़ाई होती थी वो केवल उस उन्हीं विधाओं तक सीमित थी, जैसे इंजीनियर हो जाना, डॉक्टर हो जाना, अध्यापक हो जाना, शिक्षक हो जाना या अपने व्यवसाय में काम करने के लिए शिक्षित होना। प्रशासनिक सेवाओं में या पुलिस की सेवाओं में आने का जो जितना पूर्व के जनपदों में प्रचलन था वो वहां पर बहुत था। इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के समय प्रशासनिक सेवाओं में आने का इतना एक चुनौती नहीं थी लोगों के सामने, ना उनको रास्ता दिखाया जाए। तो उस दृष्टि से हम लोगों ने वो अभाव महसूस किया और उस अभाव को पूरा करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण ढंग से उस चुनौती का सामना करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और फिर उस प्रयास में हम कानूनी सिविल सेवा में सेलेक्ट हुए। जैसा कि आपने बताया कि जो प्रशासनिक सेवाओं के प्रति लोगों का रुझान इतना नहीं था या लोगों को जानकारी नहीं थी, फिर आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि हमको प्रशासनिक सेवा में ही जाना है? देखिए, जब इंटरमीडिएट की जो परीक्षा हुई थी उसमें मैं अपने स्कूल में टॉपर था, तो हमारे अध्यापक थे श्री यशपाल सिंह जी जो हमको रसायन विज्ञान पढ़ाते थे। उनके मन में विचार आया कि जब इनको इतना अच्छा अंक इनका रसायन विज्ञान में है और ओवरऑल भी अच्छा है तो उनको अच्छी जगह पढ़ने के लिए भेजा है। उन्होंने हमारे माता पिता को, विशेष रूप से मेरे पिताजी को ये समझाया कि इसको अच्छी जगह भेजिए। और उस समय जो प्रयागराज विश्वविद्यालय है, तत्समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा जाता था, वह ऑक्सफोर्ड कहा जाता था यूरोप का, और वहाँ पढ़ने का मतलब था कि आप कहीं ना कहीं किसी अच्छे कार्य को करेंगे। अच्छे कार्य को करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि केवल प्रशासन में ही जाए या वरिष्ठ अधिकारी बने, लेकिन वहां अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप अपने जीवन में किसी अच्छे उत्कृष्ट कार्य को करने के लिए प्रेरित हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं का हो या राजनीति का हो या सामाजिक सेवा का। तो प्रयागराज विश्वविद्यालय, तत्कालीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय सभी क्षेत्रों में अग्रणी है। तो उस दृष्टि से हमने वहाँ शिक्षा प्राप्त की और मुझे जो उस समय चुनौती थी, चूंकि पश्चिम में एक लगाव था कि प्रशासनिक सेवा में कैसे आया जाए, तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने प्रशासनिक सेवा में आने का विचार बनाया, प्रयास किया और भारतीय प्रशासनिक सेवा में इन्हीं कारणों से सफल नहीं हो सका। तो भी क्या बताना मैं चाहूंगा कि ग्रामीण परिवेश के कारण अंग्रेजी विषय में उतना दक्षता नहीं थी जितना होनी चाहिए थी, तो इसलिए उसमें कुछ कठिनाई रही। लेकिन फिर जब मैंने निश्चय किया कि अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नहीं हो पा रहे हैं तो कानूनी सिविल सेवा में उत्कृष्ट ढंग से सफल हुआ जाए, तो उसमें अच्छे ढंग से सफल है। 5वीं रैंक मेरी
1995 की परीक्षा थी, उसमें मेरी 5वीं रैंक थी और बहुत ही अच्छे नंबरों से मैं उसमें से। खोल दो पंख मिले कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन की मंजिल नहीं है मेरी, अभी आसमान बाकी है। तो ये लाइनें आप पर चरितार्थ होती हैं क्योंकि आपने उस परिवेश में, उस समय आपने एक अलग पहचान रचने की कोशिश की और आप वहाँ सफल भी हुए। और अगर आप ये नहीं होते, प्रशासनिक सेवा आपको नहीं मिलती कदाचित कारणों से, तो आप क्या होते? एक कुछ और सोचा था अपनी जिंदगी के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो सोचेंगे वो होगा। मैं ये भी सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने कुछ सोचा है तो जरूर। और दिनकर जी ने कहा है कि ऐसा कोई विघ्न नहीं है मानव के पद में जो उसको रोक सके। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी हो जाता है। तो अगर कोई भी आप ध्यान केंद्रित करके किसी भी क्षेत्र में जाने की आप ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो भगवान आपका साथ देगा और आप जाएंगे। और जहां तक असफलता की बात है, असफलता होना ये नहीं कि आप निराश हो जाए, निराश नहीं होना चाहिए। असफलता हमारे लिए अनेक मार्ग खोलती है। अगर मैं इसमें सफल नहीं हो सकता होता तो हो सकता था कि मैं और इससे भी बड़ा कुछ होता, और इससे बड़ा होने के लिए तमाम क्षेत्र खुले हुए हैं जो प्रशासनिक सेवाओं से भी ऊपर हटकर भारतीय लोकतंत्र में अच्छा काम करते हैं। तो रास्ते बंद नहीं होते, एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुलता है। तो मैं अपने सभी लोगों से विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि कभी अगर आपको सफलता मिले तो वो अन्य अनेकों रास्ते आपको देखते। कहने का मतलब है कि हार जाने से कोई हारता नहीं, मनोबल जिसका टूटा हार गया। अगर हार आपको मिले, शिकस्त मिले, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि दूसरे रास्ते की खोज करना है। और हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप साहित्य के प्रति आपका बहुत ज्यादा जुड़ाव है, कबीर जी को आप बहुत मानते हैं, तो ये साहित्य प्रेम आपके मन में कब जगा? मैं जब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश किया तो मेरे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स विषय थे। दोनों बहुत ही साइंस के विषय थे, दोनों बहुत कठिन थे। प्रयास किया, उसमें मुझे लगा कि एक विषय मुझे ऐसा लेना चाहिए जो मेरी व्यक्तित्व का विकास कर सके और साथ ही साथ मुझे सफलता में दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो मैंने रसायन विज्ञान के साथ हिंदी साहित्य को चुना। और जब हिंदी साहित्य को चुना तो हम लोग की पश्चिम की खड़ी बोली होती, उसको बड़ा कठिनाई हुई शुरू में, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ जब मैंने भाषा विज्ञान, व्याकरण पढ़ा और हिंदी साहित्य पढ़ा तो मुझे उसमें भी उत्कृष्टता हासिल हुई। और मुझे बताते हुए, शेयर करते हुए क्षमता है कि मैंने हिंदी में तत्समय उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए थे प्रतियोगिता परीक्षा में। और मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया कबीरदास जी ने, निराला जी ने, मुक्ति बोध थे। और वर्तमान में मैं जब कोविड के दौर आए तो मैंने दिनकर जी को पढ़ा और रामचरितमानस का पूरा पाठ, पूरी रामचरितमानस को मैंने अध्ययन किया। और तत्समय ऐसी परिस्थितियां थी कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इतनी मनोभाव से कार्य कर रहे थे, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों न उस अनुभूति को पुस्तक के रूप में अभिव्यक्त किया जाए। और मैं तत्समय का एक वृत्तांत आपको बताता हूँ। सब कुछ बंद था और मैं भी थोड़ा सा व्यथित था कि कैसे वो कई लोग अपने रिश्तेदारी में भी जान गंवा चुके थे। तो मुझे दिनकर जी की कुछ पंक्ति याद आई और मैंने पढ़ा था कहीं, उसको मैं यहाँ से जरूर करना चाहूंगा। उसमें बड़ा सुंदर एक वृत्तांत था उस समय की परिस्थिति का। प्रभु रत रहो क्या प्रभु की तैयारी, सब और घनघोर अंधेरा था। प्रयास पूरे हो रहे थे, सरकार प्रयास कर रही थी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश सरकार, जब कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहा था। लगातार मुख्यमंत्री जी जनपद भ्रमण करके सभी अधिकारियों को प्रेरित कर रहे थे अच्छा काम करने के लिए। लेकिन उसी दौर आलोचनाओं का भी दौर है। मैं किसी आलोचनाओं में नहीं पड़ते हुए
तो उस समय की आपको परिस्थितियों को चंद पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूंगा। प्रभुरत रोको क्या प्रलय की तैयारी है, बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। कितने परिचित कितने अपने आखिर यूं ही चले गए, जिन हाथों में धन संबल सब काल से चले गए। हे राघव माधव मृत्युंजय तुम हो, यह विनती हमारी है, यह बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। तो तत्समय कोई वो कोविड का जो वायरस था वो किसी बड़े छोटे किसी को नहीं देख रहा था। द्वितीय वेव में तो ऑक्सीजन की एक कमी सी महसूस हुई। तत्काल मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके सभी अधिकारियों ने समन्वय स्थापित करके उस पर काबू किया गया। ऑक्सीजन की कमी को भी किसी तरीके से सरकारी व्यवस्था के माध्यम से प्रयास किया गया कि सब लोगों को ऑक्सीजन हो, और धीरे धीरे उसका प्रभाव घटा। लेकिन इस दौर में भी जो यहाँ बताना उचित होगा कि हमारी कृषि आधारित व्यवस्था बनी रही, और कृषि से संबंधित उद्योग, चाहे वो शुगर मिल्स हो, डिस्टिलरी हो, वो चलते रहे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था अन्य प्रांतों या अन्य देशों के मुकाबले काफी कुछ अच्छी रही। और वर्तमान में हम विकास के राह पर आगे बढ़ने के लिए एक मजबूती के साथ सरकारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे अधिक श्रेय हमारे मुख्यमंत्री जी का है, जिन्होंने सदैव सबको प्रेरणा दिया और आगे बढ़ने का साथ दिया। सफर कार्यक्रम जैसे कि मैं आपके शुरुआती जीवन के बारे में या आपके सफर के बारे में, तो एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो अभी भी कोई प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बनाता है तो रिश्तेदार या पड़ोसी उसकी आलोचना भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं और कुछ लोग मोटिवेट भी करते हैं। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ जो आपको याद हो? या आपको मैं तो आपको बताया, स्पष्ट ही बता देता हूँ कि जब IAS में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में केमिस्ट्री जैसे दुर्लभ विषय से प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुआ था, और मेन में मेरा मुझे याद है, पूरा अच्छे ढंग से याद है कि बहुत अच्छे पेपर हुए थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में पूरी प्रवीणता ना होने के कारण मैं उसमें असफल था। वो दौर मुझे अब भी याद आता है। फिर भी उस दौर को मैंने पूरे संघर्ष के साथ 2 वर्षों तक अंग्रेजी को खूब पढ़ा और पुनः पास किया, लेकिन 2-4 नंबरों से नहीं असफल रहा। वो दौर काफी कठिन दौर था, उसमें काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी, लेकिन अंततः सफलता ने मुझे संघर्ष और एक लक्ष्य केंद्रित प्रयास के माध्यम से सफलता मिली। और मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि उस समय का ऐसा दौर था कि जब आसपास के लोग सफल हो जाते हैं तो 2 वर्षों तक उस दौरान साइंस विषय को लेकर कोई अध्ययन भी नहीं होता था। बहुत कम लोग होते थे, उनकी सफलता का प्रतिशत बहुत कम था। मैंने अपने विषय को, चूंकि मैं केमिस्ट्री से अच्छे ढंग से पढ़ा था, उसमें प्रवीणता थी, CSIR का रिसर्च फेलो था, मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MSc में रैंकिंग भी थी, इसलिए मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। वो मेरे मन से जुड़ा हुआ विषय था। अभी भी मैं सोचता हूँ कि कभी कभी उसको पुनः एक बार स्मरण करूँ और पढ़ाने का मौका मिले तो मैं पढ़ा सकता हूँ। ऐसे तो आप पढ़ा सकते हैं बहुत सारे IAS बच्चों, लेकिन अभी उस स्तर के लिए पुनः एक बार नहीं। हाँ, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि आज के युवा जो है बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं अगर उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान में तमाम ऐसी, इस समय सबसे पहले विचलित होने की कोई कारण नहीं दिखता। कारण सबके आगे है, हर काल और परिस्थितियों में सेम परिस्थितियां। वर्तमान में सबसे पहली बात यह है कि पारदर्शी सरकार है, पारदर्शी अफसर है, पारदर्शी आपको हर दृष्टि से कहीं किसी प्रकार की कठिनाई तत्समय भी थी, लेकिन तत्समय अफसर की उतने अफसर नहीं थे जितने अब कई ऐसी चीजें हैं जो आप आगे बढ़कर आगे काम कर सकते हैं, चाहे वो आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, अन्य विधाएं हो, राजनीति के क्षेत्र में, तमाम अवसर हैं। उस समय अवसर सीमित थे, कोई कठिनाई नहीं। अब निराश होने की जरूरत नहीं। आपके अंदर अगर योग्यता है तो आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। उनके लिए मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि निराश नहीं हो,
वसुधा का नेता कौन है, अतुलित यश क्रेता कौन है, जिसने काम किया वही होता है। जो विघ्नों से हार गया वो कभी आगे नहीं हो सकता। और अतुलित यश क्रेता मतलब वैभव और यशस्वी वही बनता है जो विघ्नों में रहकर काम करता है, उससे बढ़ता नहीं बल्कि उसका संघर्षपूर्ण ढंग से उसका सामना करता है। और ये दिनकर जी की ये कविताएं आज के युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कठिनाइयां हर समय में आई। रामचरितमानस को जब आप पढ़ोगे तो एक ऐसा दौर आया कि भगवान भी रावण से युद्ध करते हुए कई बार विचलित हुए और कई बार उनको लगा कि क्या मैं ऐसा, उसमें निराला जी ने बहुत सुंदर लिखा, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, और वो कहकर परेशान हो गए थे। और फिर भी लेकिन उनको याद आया कि वह एक मन और रहा राम का जो न कभी थका, और उन्होंने फिर यज्ञ करने का संकल्प लिया। तो उसमें भी माया ने एक भेद किया कि वो 108 कमल चढ़ाने थे, एक कमल गायब हो गया, तो फिर एक दुविधा उत्पन्न हुई। तो उनको याद आया भगवान राम जी को कि माता मुझको राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन उन्होंने अपनी आंख निकालकर यज्ञ में आहुति देने की कोशिश की, तभी माया प्रकट हुई और उन्होंने उनको विजयी होने का एक वरदान दिया। इसी प्रकार कठिनाई आती है, और कठिनाई जब आती है तो समझ लो आपकी सफलता बहुत नजदीक है। जब सबसे अधिक आपको कठिनाई आए तो उसके कुछ समय बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये भाव में रखते हुए आगे संघर्ष करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े सफर कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश जी, और उन्होंने आज के युवाओं को कैसे संघर्ष के बीच तारतम्य स्थापित करना है और किस तरह उन्होंने दिनकर जिसे प्रेरणा ली, और उनके जीवन पे रामचरितमानस का भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला उनकी बातों से, और उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन रामचरितमानस का भी हमारे सफर कार्यक्रम में अपने माध्यम से शेयर किया।